स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले यूरिनरी सिस्टम का दूसरा पोर्शन जो क्या है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। देखिए ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मौजूद है जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, और आज हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए फंक्शनल यूनिट से क्या मुराद है, आप इस तरह समझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी ईंटें मौजूद है, मतलब उस बिल्डिंग की हर ईंट को हम कहेंगे कि ये उसका फंक्शनल यूनिट है। तो इसी तरह किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। यानी एक किडनी में बहुत सारे इस तरह के नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप की मदद से मैग्नीफाई करके देखा गया है। तो आइए लेट अस स्टार्ट इट। तो आज हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। उसके कहने का ये मतलब है कि हर किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। यानी हर किडनी के अंदर इस तरह के 10 लाख स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन राइट किडनी में होंगे और 1 मिलियन नेफ्रॉन लेफ्ट किडनी में होंगे। मतलब 10 लाख नेफ्रॉन इधर होंगे और 10 लाख इधर होंगे। यानी दोनों किडनी में तकरीबन 20 लाख नेफ्रॉन मौजूद होंगे। देखिए अब हम मजीद चलते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को मजीद 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है वो जी रीनल कॉर्पसल एंड सेकंड पार्ट है रीनल टेब्यूल। उसके कहने का ये मतलब है कि इस नेफ्रॉन को काट कर मजीद 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया। एक पोर्शन उसका रीनल कॉर्पसल कहलाएगा और दूसरे पोर्शन को हम रीनल टेब्यूल कहेंगे। अब इसमें रीनल का वर्ड क्यों यूज हो रहा है, देखिए रीनल का वर्ड जहां भी आ जाए तो इसका ये मतलब होगा कि यूरिनरी सिस्टम की बात हो रही है। तो ये टेब्यूल सारी किडनी के अंदर मौजूद होंगी, तो इनको हम क्या कहेंगे, रीनल टेब्यूल्स। रीनल कॉर्पसल में मजीद कौन सी चीजें मौजूद हैं, रीनल कॉर्पसल में मजीद बोमन कैप्सूल जो कप शेप है, और इसी तरह ग्लोमेरुलस जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज नेटवर्क। आइए इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम थोड़ा गौर करते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहेंगे, रीनल कॉर्पसल। और देखिए ये जो चांद की तरह आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम कहेंगे बोमन कैप्सूल। और देखिए ये कप शेप स्ट्रक्चर है, और इसी तरह इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर आपको कैपिलरीज का एक गुच्छा नजर आ रहा है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यहाँ पर मौजूद है, तो इनको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। उसके कहने का ये मतलब है कि रीनल कॉर्पसल को मजीद 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। एक बाहर वाला स्ट्रक्चर है जो चांद की तरह, तो उसको हम क्या कहेंगे, बोमन कैप्सूल, जो ये एक कप शेप स्ट्रक्चर है। इसी तरह उस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर कैपिलरीज का एक गुच्छा मौजूद है जिनको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन का जो दूसरा पार्ट है वो मोस्ट वाले रीनल टेब्यूल के ऊपर, यानी दूसरा पोर्शन एक टेब्यूल की तरह स्ट्रक्चर मौजूद होंगे इसमें। देखिए रीनल टेब्यूल को मजीद डिवाइड किया गया है पीसीटी में, एलओएच में, डीसीटी में एंड सीडी में। अब ये किन चीजों के एब्रीविएशन है, आइए इनको हम देखते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। देखिए इस स्ट्रक्चर को तो हमने पढ़ लिया जिसका नाम था रीनल कॉर्पसल। इस पोर्शन के बाद जो और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद है ये आप देख रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे रीनल टेब्यूल। अब इसको रीनल टेब्यूल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये बल खाती हुई नालियां आपको नजर आ रही है, टेब्यूल की तरह ये स्ट्रक्चर मौजूद है। सो वी आर कॉलिंग इट रीनल टेब्यूल। रीनल टेब्यूल का जो फर्स्ट पोर्शन है उसको हम पीसीटी कह रहे हैं। अब देखें यहाँ पर पीसीटी कहाँ मौजूद है, उसके कहने का ये मतलब है कि इस रीनल कॉर्पसल के बाद जो सबसे पहले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है उसको हम कहेंगे पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल। देखें कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बल खाता हुआ, ज़िगज़ैग मतलब। देखें इस बल खाते हुए स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं पीसीटी। इस बल खाते हुए स्ट्रक्चर के बाद अगर आप थोड़ा गौर करें तो ट्यूब स्ट्रेट हो रही है, ये स्ट्रेट होकर डाउनवर्ड जा रही है। देखिए जो ट्यूब ये नीचे जा रही है तो इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। देखें ये ट्यूब जो स्ट्रेट डाउनवर्ड जा रही थी, अब इसके बाद देख रहे हैं ये अपवर्ड जा रही है, लेकिन ये स्ट्रेट फॉर्म में है। देखें ये जो ट्यूब ऊपर जा रही है इसको हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना, यानी 2 बाजू हो गए, डिसेंडिंग लिम्ब एंड नेक्स्ट इज असेंडिंग लिम्ब। तो इन डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब इन दोनों को हम मजमूई तौर पर करेंगे एलओएच। एलओएच मतलब लूप ऑफ हेनले। देखिए लूप ऑफ हेनले एक यू टाइप स्ट्रक्चर होता है, यानी उसमें एक ट्यूब डिसेंडिंग होती है दूसरी असेंडिंग होती है। तो इस डिसेंडिंग एंड असेंडिंग इन दोनों ट्यूब को मजमूई तौर पर हम कहेंगे लूप ऑफ हेनले, मतलब एलओएच। अब इस असेंडिंग लिम्ब के बाद अगर गौर करें तो ये ट्यूब अब मजीद बाल खाती हुई स्ट्रक्चर बना रही है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है इसको हम कहेंगे डीसीटी, मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल।
डिस्टल का मतलब होता है आखिर वाला, यानी ये ट्यूब अब एंड हो रही है तकरीबन, तो इस वजह से हम कहेंगे इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि आखिर में खत्म होने वाली ट्यूब्यूल। अब इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद अगर गौर करें तो एक और थिक ट्यूब बन रही है जिसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिंग डक्ट। यानी एक पोर्शन रीनल कार्पसल था और दूसरा पोर्शन रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर मुश्तमिल है। देखिए जहां से लेकर जहां तक जो ये सारी ट्यूब मौजूद है इनको हम क्या कह रहे हैं, रीनल ट्यूब्यूल। अब इसको मजीद रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं रीनल ट्यूब्यूल के कौन से पार्ट्स हैं। देखिए जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसको हम कह रहे हैं पीसीटी, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के बाद मजीद ये ट्यूब जो नीचे जा रही है इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब, और जब ये मजीद ऊपर जाएगी तो इसको हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। और इसी तरह इसके बाद ये मजीद बालखाती की स्ट्रक्चर बना रही है जिसको हम कहेंगे डीसीटी, मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसी तरह डीसीटी के बाद एक और ट्यूब बन रही है जिसको हम कह रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यानी इस नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होगा। नेफ्रॉन के जी 3 फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है जी प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकेंड है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, थर्ड फंक्शन है ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब फर्स्ट पढ़ते हैं जी प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होती है। देखें अब आप वो बात ध्यान में लाएं जो मैंने यूरेनिक सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में बताई थी। वो हमने ये कहा था कि हमारी बॉडी में जो हज़ारों रिएक्शन हो रहे हैं और हर रिएक्शन के एंड में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को कौन उठा कर ले जाता है। हमने कहा था उस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड उठा कर ले आता है। तो वो ब्लड वेस्ट मटीरियल उठाने के बाद कहाँ जाएगा, आइए इस पूरे सीन को हम समझते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन पढ़ने से पहले आप इस हार्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा गौर से देखें। देखें हार्ट का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है और हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। जो फर्स्ट चेंबर है उसको हम कहेंगे आर है, यानी कि राइट एट्रियम, सेकेंड इज आर वी राइट वेंट्रिकल, थर्ड इज एल ए यानी कि लेफ्ट एट्रियम, इसी तरह एल वी लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए हमारी बॉडी से जो ब्लड वेस्ट मटेरियल के अंदर मौजूद था, तो वो वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड कहाँ आएगा, एल वी में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी और उस ट्यूब के अंदर ये ब्लड मौजूद होगा जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल है। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ट्यूब निकल रही है उसको हम कहेंगे वेन। अब वो वेन जब इन दोनों किडनी के अंदर दाखिल हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे रीनल वेन। अगर आप गौर करें तो आपको एक ब्लू ट्यूब नजर आ रही है जिसको हम रीनल वेन कह रहे हैं। तो इसका एक पोर्शन लेफ्ट किडनी में जा रहा है और इसकी दूसरी ब्रांच इस राइट किडनी में जा रही है। यानी रीनल वेन 2 ब्रांचों में डिवाइड होगी, एक ब्रांच उसकी लेफ्ट किडनी में जाएगी, दूसरी राइट किडनी में जाएगी। क्योंकि हमने कहा है कि इस रीनल वेन के अंदर वो ब्लड मौजूद है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल था, तो वो वेस्ट मटेरियल ब्लड कुछ इधर चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। अब हम देखेंगे ब्लड की सफाई किस तरीके से होगी। जब वो ब्लड इन पैरामिड्स के अंदर आ जाएगा तो इन पैरामिड्स के अंदर फिर उसकी सफाई होगी। तो इन पैरामिड्स के अंदर एक खास तरह के स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी ये नेफ्रॉन मौजूद है। ये नेफ्रॉन अब क्या फंक्शन करेंगे, देखिए ये नेफ्रॉन एक छिलनी का काम करेंगे जिसको लोकल ज़बान में हम छानी कहते हैं। आप इस तरह समझें जिस तरह हम एक छिलनी से चाय को छानते हैं तो चाय की पत्ती उसके ऊपर रह जाती है और चाय नीचे चली जाती है। क्योंकि हमने कहा ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर इन पैरामिड्स के अंदर लाखों की तादाद में मौजूद हैं जो एक छिलनी का काम कर रहे हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन कहाँ पर होगी, इस पोर्शन में होगी जिसको हम क्या कह रहे हैं, रीनल कार्पसल। अगर आप गौर करें देखें एक ट्यूब इसके अंदर दाखिल हो रही है जिसको हम क्या कहेंगे, ए मतलब एफरेंट आर्ट्रियोल। अब हम देखेंगे कि एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए जो ब्लड आएगा तो उस ब्लड की कंपोजिशन क्या होगी, यानी कि उस ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी और फिर उस ब्लड से यूराइन को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, यूराइन को किस तरीके से ब्लड से अलहदा करेंगे। पहले हम ब्लड की कंपोजिशन देख लेते हैं, यानी कि उसके अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। देखें ये ब्लड की कंपोजिशन दिखाई गई है, यानी कि ब्लड में कौन से कंपोनेंट होंगे, ब्लड के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी। देखें ब्लड के अंदर मौजूद होगा ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन, इसी तरह अमोनिया, यूरिया, कैरियाटिनाइन एंड यूरिक एसिड। देखें इस ब्लड के अंदर अच्छी चीज़ें भी मौजूद हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद है। तो इस ब्लड की सफाई होगी, यानी कि जो अच्छी चीज़ें होंगी उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो अनवांटेड मटेरियल होगा जो यूराइन की फॉर्म में बाहर खारिज कर दिया जाएगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ब्लड की फिल्ट्रेशन किस तरीके से होगी। देखें ये ट्यूब जो अंदर दाखिल हो रही है
और मजीद डिवाइड एंड रीडिवाइड हो रही है कैपिलरीज के अंदर, तो इस ट्यूब को हम कहेंगे ए, मतलब एफरेंट आर्टेरियोल, मतलब इंटर होने वाली आर्टरी। देखें जब इस एफरेंट आर्टेरियोल के जरिए ब्लड प्रेशर के साथ आएगा तो प्रेशर के नतीजे में क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल इसको क्रॉस कर जाएंगे और किसके अंदर आ जाएंगे, बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाएंगे, इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि ये बोमन कैप्सूल जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये पोरस होगा, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे सुराख होंगे और उस ब्लड के अंदर जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो इसको क्रॉस कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, और जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो इस लाइन को, इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकेंगे, वो इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर ही रह जाएंगे। अब बड़े मॉलिक्यूल कौन से हो सकते हैं जो इसके अंदर रह जाएंगे, यानी जो ब्लड सेल होते हैं, यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जिस तरह प्रोटीन के मॉलिक्यूल हो गए, रेड ब्लड सेल हो गए, व्हाइट ब्लड सेल हो गए, यानी वो जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे वो इस मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकेंगे, यानी इस बोमन कैप्सूल के अंदर नहीं आ सकेंगे, और इस मेम्ब्रेन को जो मॉलिक्यूल क्रॉस कर लेंगे तो उस फ्लूइड को हम कहेंगे फिल्ट्रेट। क्योंकि ये मटेरियल फिल्टर होकर आया है तो इसको हम कह रहे हैं फिल्ट्रेट। तो इस फिल्ट्रेट में कौन से मॉलिक्यूल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल होंगे, साल्ट होगा, ग्लूकोज होगा एंड यूरिया होगा। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल थे यानी कि रेड ब्लड सेल, प्रोटीन एंड व्हाइट ब्लड सेल, ये इन्होंने क्या किया, ये इस मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो सके। लेकिन जो छोटे मॉलिक्यूल थे यानी कि जो वाटर के मॉलिक्यूल थे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल थे, वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गए। जिस तरह उन मॉलिक्यूल को यहाँ पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। तो नेफ्रॉन का जो सेकंड फंक्शन है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, चीज़ों को सिलेक्ट करके एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जज्ब कर लिया जाएगा। देखें इस रीनल कॉर्पसल के बाद जो फास्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो यहाँ से यहाँ तक मौजूद है। तो इस पोर्शन में कौन सी चीज़ें जज्ब होंगी, देखें ब्लड के ये जो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं तो ये नेफ्रॉन के मुख्तलिफ हिस्सों में जज्ब होंगे, मुख्तलिफ पार्ट्स में इनकी रीअब्जॉर्प्शन होगी। और पीसीटी में जिन चीजों की रीअब्जॉर्प्शन हुए तो उनमें कौन से मॉलिक्यूल थे, वाटर, ग्लूकोज, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। अब हम देखेंगे डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब, यानी लूप ऑफ हेले में कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। अब अगर गौर करें तो इस डिसेंडिंग लिम्ब में दोबारा वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, हालांकि यहाँ भी वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ था। इसका मतलब हुआ यानी कि ब्लड के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो नेफ्रॉन के हर स्ट्रक्चर में थोड़े थोड़े जज्ब हो रहे हैं। और इन मॉलिक्यूल की रीअब्जॉर्प्शन किस तरह हो रही है, वो इस तरह हो रहा है। देखें ये जो इफरेंट आर्टेरियोल निकल रही है तो ये इफरेंट आर्टेरियोल क्या करेगी, मजीद डिवाइड हो जाएगी कैपिलरीज के अंदर, यानी कि ये इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द क्या करेगी, बाल खाता हुआ एक स्ट्रक्चर बना देगी, यानी कि इस पूरे नेफ्रॉन को अपनी लपेट में ले लेगी। लपेट में लेने के बाद क्या करेगी ये, यानी जो फायदेमंद चीजें होंगी ये उनको अपने अंदर जज्ब करती जाएगी। अब हमने देख लिया कि इस डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी, और वो कैसे होगी, ये जो कैपिलरीज आपको नजर आ रही हैं इन्होंने इसको जज्ब कर लिया। और इसी तरह असेंडिंग लिम्ब में किन चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ पर देखा जा सकता है सोडियम आयन भी रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, पोटेशियम आयन भी रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसी तरह ब्लड वाला वो मटेरियल मजीद आगे सफर करता जाएगा, तो जब यहाँ पर पहुंचेगा यानी कि डीसीटी के ऊपर पहुंचेगा जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस पोर्शन में ब्लड में से कौन सी चीजें रीअब्जॉर्ब कर लेंगी, वो है जी सोडियम आयन, वाटर एंड पोटेशियम आयन, यानी कि हर पोर्शन में थोड़ी थोड़ी चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। अगर आप गौर करें तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन इसके अंदर भी रीअब्जॉर्ब हुए थे और इस पोर्शन में भी रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, और इसके साथ वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। तो नेक्स्ट है जी इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी के बाद देखें तो इसके बाद है जी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट नाम से ज़ाहिर है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, यानी कि ये अपने अंदर वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करेगी और वो वेस्ट मटेरियल क्या होगा, यूराइन होगा। और यहाँ पर इस तरह समझें ट्यूबुलर सेक्रीशन हो रही है, मतलब ये हुआ इसके अंदर अब यूराइन होगा। यूराइन में कौन सी चीज़ें मौजूद होंगी, कौन से प्रोडक्ट होंगे, यूराइन की कंपोजिशन होगी जी यूरिया, अमोनिया, कैरियाटिनाइन, वाटर, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड वाटर। अगर आप गौर करें तो देखें अभी भी इसके अंदर सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन मौजूद होंगे और वाटर भी मौजूद होगा। अब नेक्स्ट है डीएस के बाद पैपिलरी डक्ट। पैपिलरी डक्ट किसको कहते हैं, देखें इसमें ये होगा व्हेन मैनी कलेक्टिंग डक्ट कंबाइन टू ईच अदर दे फॉर्म द पैपिलरी डक्ट।
उसके कहने का ये मतलब है कि हर नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट होगी, यानी कि जब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिल जाएंगी तो वो एक बड़ी नाली बना देंगी, जिसको हम क्या कहेंगे, पैपिलरी डक्ट। अगर आप गौर करें तो ये अटैचमेंट पॉइंट है, यानी कि किसी दूसरे नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट होगी यहाँ पर अटैच होगी, इसी तरह किसी और नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट होगी तो वो यहाँ पर आकर अटैचमेंट लेगी, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पर और नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट आकर अटैचमेंट लेंगी। तो वो सारी कलेक्टिंग डक्ट जब अटैच हो जाएगी तो हमने कहा वो एक बड़ी डक्ट बना देंगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पैपिलरी डक्ट। क्योंकि हर नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट होगी उसके अंदर यूराइन होगा, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल होगा, तो वो सारा वेस्ट मटेरियल फिर पैपिलरी डक्ट के अंदर आ जाएगा। देखिए उस पैपिलरी डक्ट के अंदर क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, यानी कि यूराइन होगा। तो वो यूराइन फिर खारिज किस तरह होगा, आइए इस बात को समझते हैं। तो वो पैपिलरी डक्ट रीनल पेल्विस में ओपन होगी और रीनल पेल्विस से एक ट्यूब निकलेगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूरिटर। यूरिटर जहाँ से भी निकल रही है तो इन दोनों यूरिटर में क्या होगा, यूराइन होगा। तो ये दोनों यूरिटर उस यूराइन को एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ड्रॉप कर देंगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, यूराइन की ब्लैडर। यानी कुछ टाइम के लिए यूराइन यहाँ पर स्टोर होगा और इसके बाद ये यूराइन एक ट्यूब के जरिए, जिसको हम यूरिथ्रा कह रहे हैं, तो इसके जरिए खारिज कर दिया जाएगा।